बड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। आप देख रहे हैं दृष्टांत टीवी। आज हमारे साथ हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक संजय अग्रवाल जी। सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टांत टीवी में। वैसे तो बहुत सारी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं और उनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग उनकी राजनीति है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र जीवन से ही राजनीति में से जुड़े भी रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी आपकी छात्र जीवन की राजनीति से लेकर के अब मूल जो राजनीति है उसमें आने की? देखिए, क्या होता है कि हम लोगों का जो जीवन है, क्योंकि हमारे नाना जी हों, हमारे पिताजी हों, हमारे बाबा हों, उन सभी को देखकर जो हम बड़े हुए, वो सब बड़े राष्ट्रभक्त और देश के हित में संघर्ष करने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व थे। आपने देखा है कि जो पुराना माहौल था वो किस तरीके से वैश्य समाज को, व्यापारियों को दबा करके चलने की प्रवृत्ति रखता रहा, किस तरीके से किसानों के साथ उत्पीड़न होता रहा। ये वो दौर था जब डकैत भी बुंदेलखंड में होते थे और वहाँ का किसान जो था वो बड़ा अपने आप को निर्बल और असहाय, और व्यापारी तो कहते हैं चलती बसों में भी उठा लिए जाते थे। तो वहाँ से मुझको अपने परिवार के बुजुर्गों से जो है कहते हैं ना, संघर्ष करने की जो इच्छा शक्ति आई। तो वैश्य कुल में भी पैदा होने के बावजूद भी जो हमारे अंदर छत्रित्व रहा वो वहीं से जन्म ले लिया संघर्ष करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा बाल्यकाल था, छात्र जीवन था, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैंने छात्र राजनीति की, तो आज का जो समय है उसमें मैं देख रहा हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी में ना कोई विचारधारा है, ना कोई देश की जनता के साथ विजन है, ना मिशन है। गठबंधन करते हैं सरकार बनाने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, लेकिन जनता के साथ गठबंधन करने वाली देश के अंदर ये पहली पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा संघर्ष तो हमारी करने की इच्छा शक्ति हमेशा रही। महात्मा गांधी हमारे आदर्श रहे। हमने अंबेडकर जी को देखा, अंबेडकर जी का जो संघर्ष था इस देश के अंदर, जो उन्होंने संविधान की स्थापना की, हमने वो देखा। और सबसे बड़ा जो हमने और देखा कि जो महाराजा अग्रसेन की समता मूलक समाज की स्थापना थी, और उस समय किस तरीके से व्यापार और देश कैसे कहते ना सोने की चिड़िया की तरह आगे बढ़ रहा था। आज चाहे कांग्रेस का इतने वर्षों का इतिहास हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान का सरकार हो, मैं बड़े कायदे से देख रहा हूं और मैंने बहुत अच्छी रिसर्च भी की है। क्यों? क्योंकि मैं 28 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके, उसके भी व्यापार उद्योग का राष्ट्रीय दायित्व संभाल करके, उसके और तमाम दायित्व संभालने के बाद मैंने देखा कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ सरकार बनाना चाहती है, गठबंधन करके, लोगों को जोड़ तोड़ करके, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है। फिर मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा, मैंने उसको भी देखा कि उनका कोई बड़ा राष्ट्रीय स्तर का कोई विजन मिशन नहीं है, जातिवाद से प्रेरित है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं यादव समाज का भी, मैंने बहुत काम वहां भी किया। फिर मैं कांग्रेस में भी आया, कांग्रेस को भी मैंने 1.25 साल 1.5 साल देखा। लेकिन ये तीनों पार्टियों को मैंने देखने के बाद, जांचने के बाद मैंने ये देखा कि ये किसी भी पार्टी के अंदर देश की जनता के लिए काम करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। और ये इच्छा शक्ति बगैर जनता के साथ गठबंधन बनाए, बगैर देश के अंदर स्वदेशी, हमारी आपकी अपनी स्वदेशी सरकार बनाए, बगैर नहीं हो सकता है। ये लोग, कोई कह रहा है मुसलमानों को फेवर करता है, कोई हिंदुओं को फेवर करता है, कोई हिंदू मुसलमान को लड़ा करके इस देश में सरकार बनाता है। मेरा ये कहना है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा चाहिए, व्यापारियों को उत्थान और डेवलपमेंट चाहिए। इस देश की आर्थिक समृद्धि
जो मेरा एजेंडा है, जो संजय अग्रवाल का एजेंडा है कि भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करके भारत देश के अंतिम व्यक्ति तक को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को खुशहाल बनाऊं, रोजगार से जोड़ूं, रोजगार मुहैया कराऊं, यही स्वदेशी कांग्रेस का एजेंडा है। बहुत अच्छा आपका एजेंडा है, जिस तरीके से आप नई पार्टी का गठन कर रहे हैं और अभी से आप यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपके पास कुछ इसको लेकर के कोई रूट मैप है? कैसे आप युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन्हें कैसे मुख्य धारा में लाएंगे? देखिए, मेरे पास तो युवाओं के लिए एक नहीं सैकड़ों योजनाएं हैं, क्योंकि कहते हैं कि डायलॉग तो कोई किसी का भी बोल देता है, डायलॉग तो कोई भी किसी का कभी बोल देता है। मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत इस देश को चाहिए। मैंने कहा गांव चलेगा दिल्ली की ओर। मैंने कहा कि इस देश का प्रत्येक गांव स्मार्ट गांव बनेगा। मैंने कहा कि घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग जब तक नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति रोजगार सृजन में नहीं लगेगा, तब तक ये देश आर्थिक समृद्ध नहीं बनेगा। क्योंकि 80 करोड़ आदमी अगर इस देश में, हमारे यहाँ गौरवशाली लोग, हमारे देश के कहते हैं, बड़ी पदों पे बैठे हुए लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोग को हमने भाइयों बहनों चावल बांट दिया, 80 करोड़ लोगों को गेहूं बांट दिया। अरे मैं तो गौरव क्या सैल्यूट कर दूं जिस दिन आप 80 करोड़ लोगों को मुख्य धारा से जोड़िए, रोजगार से जोड़िए। पैकेज की आवश्यकता इस देश को नहीं है। कोई बहन का के साथ जिंदा जलाई जाती है बलात्कार करके, तो उसको पैकेज की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों जलाई गई, क्यों उसके साथ दुर्घटना गई, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक कहते ना एक समर्थ सक्षम सरकार के पास होनी चाहिए। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास ताकत होनी चाहिए जो देश में ऐसे हालात बनने ही नहीं दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी महिला शक्ति एक नई योजना भी शुरू की है, अब वो भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश या आत्मनिर्भर बहनें, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर व्यापारी काम करने से बनेगा, पुड़िया देने से नहीं बनेगा, पैकेज से नहीं बनेगा, 10,000 5,000 के जो पैसा है लोन लेने से नहीं बनेगा। उसको जब आप वन विंडो सिस्टम देंगे, आप उनको उनके व्यापार में सहूलतें देंगे, भारत देश से, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पुलिस जो है सुरक्षा के लिए होगी, डराने के लिए नहीं होगी, किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप हमारे देश के प्रत्येक परिवार को, आपने कहा कि मुद्रा लोन दे दिया, अरे नहीं, प्रत्येक घर के प्रत्येक युवा को, भाई को, बहन को रोजगार सुनिश्चित करिए, उसको काम दीजिए, उसको नौकरी दीजिए, उसको व्यापारी बनाइए, उसको स्टार्टअप करवाइए, आप उसमें प्रोत्साहित करिए उसको। एक छोटा सा कोई छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए भी आदमी को भटकना पड़ता है। मैं दूर तक क्यों जाऊं, पत्रकार भाइयों को भी जो जीएसटी करा करके उन्होंने जो विज्ञापन के लिए पुड़िया दी थी सरकारों ने, उसके भी पेनाल्टी लगने लगी। मैंने संघर्ष किया तो वो पेनाल्टी का सिस्टम खत्म हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक, अभी क्या हो रहा है, उन्होंने कहा एक बाहर की कंपनी भारत देश में आई, मैंने कहा देश का किसान अब दिल्ली चलेगा, देश का किसान स्मार्ट बनेगा, प्रत्येक गांव स्मार्ट बनेगा। आपने क्या किया, आपने जो कृषि नीति लाए, उस कृषि नीति में आपने ये कर दिया, अब क्या है, किसान तो वैसे भी हमारे भारत देश का गरीब है, मजबूर है। किसानी संभालने वाले जो लोग बटाईदार लोग हैं वो मजदूर बनते हैं मजबूरी में। मजबूरी ऐसी है कि वहां पर जिसके पास खेत में आप उनको उन्नत फसलें देते, उनको अच्छा काम कराते, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाते, उनकी इनकम बढ़ाते, प्रति बीघे की आय, वो ना करके अब आप उसको लीज पे ले रहे हैं। और वही जो बटाईदार थे उनको आप 5,000 7,000 रुपए में एम्प्लॉय बना रहे हैं। इससे क्या होगा,
कॉर्पोरेट बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा। मुझको नहीं चाहिए ऐसा भारत। मुझको चाहिए ऐसा भारत कि मेरे देश का प्रत्येक किसान, मेरे देश का प्रत्येक किसान वो खुशहाल बने, वो समृद्ध बने, वो करोड़पति बने, वो अरबपति बने, ना कि वो अपनी खेती जो वर्षों से, हम भी एक किसान हैं, वर्षों से हम संभाल के रखे हुए हैं, मेहनत करते हैं, 2 पैसा उपजा करते हैं और हाइजेनिक भोजन परोसते हैं, वही कॉर्पोरेट ले जाएगा। वो कॉर्पोरेट से बचाना पड़ेगा। मैं किसानों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी 1 इंच खेती भी किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के साथ या किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म लीज में एग्रीमेंट पे ना दे। आप जवानों की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सियासत है, पिछले कई पंचवर्षीय की बात की जाए तो यहाँ पर राजनीति सिर्फ जातिगत होती है, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। आप जवानों की, किसानों की बात करते हैं, कैसे सरवाइव करेगी आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो भी भारत देश के अंदर पैदा हुआ, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो सब मेरा भाई है, वो सब मेरा भाई है। जो देश हित में काम करे वो सब मेरा अपना भाई है। सबको आर्थिक खुशहाली चाहिए, सबको सुरक्षा चाहिए और मेरे देश के प्रत्येक नौजवान को, युवा साथी को मैं ये कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि रोजगार आपको 100% मिलेगा। स्वदेशी को मजबूत करो। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको जरूर रोजगार मुहैया कराएगी। ये हमारी कमिटमेंट, यही हमारी एजेंडा, यही हमारा विजन मिशन है। 2022 का चुनाव आ रहा है और उसके बाद में 2023 में चुनाव, तो इन चुनावों को लेकर के, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपकी पार्टी कितने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में होता है? पूरे 403 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपने पार्टी के नाम पे, अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा। भारत देश के जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के युवा, नौजवान, महिला बहनें, किसान हैं, सबको लेकर के, और मैं ये फौजी भाइयों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। इस देश का फौजी भी, उसके परिवार भी, मैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी बताऊंगा कि आज किस तरीके से उनके साथ बुरा बर्ताव होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश की फौज के लिए भी ऐसी परमानेंट स्कीम आनी चाहिए कि फौज के आदमी को वहां से लौटने के बाद जब वो एक नॉर्मल जिंदगी में आता है, उसको भी तुरंत रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे देश में आम आदमी को कोरोना ने तोड़ कर रख दिया है, सरकार की इसमें क्या अहम भूमिका हो सकती है? कहां कहां वह आपके हिसाब से चूकी है और उसे क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा छोटा सा फार्मूला है। एक उत्तर प्रदेश की सरकार है, एक बिहार में भी चुनाव हो रहा है, बिहार की सरकार है, देश की किसी भी स्टेट की सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर ले। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो 135 करोड़ जनता है, हमारे यहाँ एक भी ऐसा कर्मशील कर्मार्थी नहीं आया जो ये सोचे कि भाई हमको ऐसी व्यवस्था बनानी है कि प्रत्येक व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक खुशहाल रहे, उसको अच्छी उच्च कोटि की उसको एजुकेशन मिले, उसको उच्च कोटि की उसको मेडिकल व्यवस्थाएं मिलें, साधन संसाधन मिले। अभी क्या है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, भारत देश के पास इतने वर्ष होने के बावजूद भी, बड़े बड़े ऐतिहासिक काम होने के बावजूद भी अभी भी सीमित संसाधन है कि हमारे देश की जनता को उस संसाधन के हिसाब से ढाला जाता है। चाहे कर्फ्यू लगा करके, चाहे लॉकडाउन लगा करके। देश ऐसा होना चाहिए, आप पूंजीवाद की करते तो अमेरिका सीखो। देश ऐसा होना चाहिए कि जनता के हिसाब से देश की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि व्यवस्था के हिसाब से जनता को आप जकड़ के रखोगे, कि ना कि व्यवस्था के हिसाब से जनता को आप ढालना चाहोगे। जनता के हिसाब से देश ढालो ना यार, ऐसा पावन देश बनाओ, तभी तो समृद्ध भारत बनेगा। आप स्वदेशी राष्ट्रवाद की बात करते हैं जी। आपकी पार्टी और आपके हिसाब से क्या परिभाषा है स्वदेशी राष्ट्रवाद? देखिए, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना मतलब हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा जिला, मेरा प्रदेश, मेरा देश और सिर्फ मैं से लेकर के मेरा देश, वो प्रथम रहेगा। तभी कोई निकलते चलते थूकेगा नहीं,
कोई गंदी चीजें देख करके उठा के डस्टबिन में डालने की प्रवृत्ति बनाएगा। जब हम कोई चीज अपनी समझेंगे, जब यहां का एक एक नागरिक, ऐसा नहीं है कि नहीं समझता है, लेकिन सच में जब स्वदेशी को समझेगा, स्वराष्ट्र की स्थापना करेगा, यह सोचेगा कि यह मेरा अपना देश है। जैसे आदमी कहता है मैं ठाकुर मेरा अपना, मैं यादव मेरा अपना, मैं वैश्य हूं, मैं कहता वैश्य व्यापारी मेरा अपना। ठोक के जब ये बोलेगा कि ये भारत देश, ये स्वदेशी स्वराष्ट्र है, ये मेरा देश है, यह सब कुछ एक एक कण कण मेरा है और मुझको अपने देश की सुरक्षा पे काम करना है, अपने इस देश के लिए काम करना है, तो वो असली राष्ट्रवाद का जज्बा है। तब कोई चाइना डरा नहीं पाएगा, कोई पाकिस्तान उखाड़ नहीं पाएगा, तब कोई गद्दारी नहीं करेगा, कोई जो पैदा हुए तमाम गलत लोग भी वो पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रखर राष्ट्रवाद होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इस देश के अंदर दो चीजें जरूर चाहता हूं, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना और भारत देश के अंदर हर व्यक्ति की जेब में रुपया हो और खुशहाली हो, स्वस्थ हो, एजुकेशन हो, सुरक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रोजगार हो, ये जरूर चाहता हूं। तो ये थे संजय अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो अब तक की राजनीति हो रही थी उससे इतर स्वदेशी रोजगार, स्वदेशी व्यापार की बात होनी चाहिए और देश में स्वदेशी निर्माण होना चाहिए। जो राजनीतिक दल अब तक नहीं कर रहे हैं वो इनकी पार्टी करने के लिए लोगों को बता रही है। हम लोग 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी देश की हो चुकी है, जिसके कारण बेरोजगारी और तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई सरकार इस पर अब तक कुछ पुख्ता नहीं कर पाई है। खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो इमरजेंसी लगाई गई थी, नसबंदी की गई थी, कुछ कोशिशें की गई लेकिन सरकार गिर गई। आप इसको लेकर के क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, देश हित में जब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा नहीं होगा, देश का उत्थान आप कैसे करेंगे? यहां पर आज भटकाने वाले तमाम चीजें चली आती हैं। एनआरसी चाहिए लोगों को, सीए चाहिए लोगों को, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं असली हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, वो ये है, वो है, तमाम बातें उनको चाहिए। अगर सच में जनता के साथ, जैसे कि स्वदेशी कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने जनता से गठबंधन किया है, तो अगर ऐसी मनोवृत्ति, मनोभाव अपने व्यक्तित्व में रखेंगे तो आप स्पष्ट बोलेंगे, स्पष्ट एजेंडा रखेंगे। जैसे कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का स्पष्ट एजेंडा है कि भारत देश के अंदर जो फिजूल की बहुत चीजें हैं उनकी पहले आवश्यकता नहीं है। पहले आवश्यकता इस देश में सच है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख और ईसाई, सभी के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना चाहिए। लेकिन हां, इसके सापेक्ष आप देश के हर आदमी से गरीब, मजदूर से मजलूम से टैक्स लेते हैं भैया। तो उस टैक्स के बदले, है ना, वो टैक्स के बदले चुनाव आता है, उन्होंने हजारों करोड़ का पैकेज कर दिया, इतने का पैकेज कर दिया। अरे भाई, इतना बड़ा कानून लगाना चाहते हो जो वर्षों से नहीं लगा, कोई लगाना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ये वायदा करती है आपसे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाएंगे और जो भारत देश का अंतिम व्यक्ति तक टैक्स देता है उसके बदले उसको कम से कम मुफ्त में उच्च कोटि का शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, मुफ्त में उसको स्थायी रूप से उच्च कोटि का स्वास्थ्य सुविधाएं और निश्चित कमिटमेंट के साथ स्ट्रिक्ट अथॉरिटी बना करके प्रत्येक पढ़े लिखे आदमी को रोजगार और बगैर पढ़े लिखे को भी स्किल डेवलपमेंट करके उसको स्टार्टअप की व्यवस्था, ये संजय अग्रवाल, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस 100% करेगी। देखते रहें दृष्टांत टीवी।